दोस्तों, आज की कहानी रियल क्राइम पर आधारित एक हिंदुस्तानी लड़के की है जो सऊदी अरब में कमाने के लिए जाता है और बहुत ही मन लगा करके वो वहाँ पर काम भी करता है और बहुत सारा पैसा भी कमाता है। जब उसका वापस आने का टाइम होता है तो वह एक सऊदी औरत का बलात्कार कर देता है। उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है और ये इल्ज़ाम यानी कि ये मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है और कोर्ट में वह भारतीय लड़का इस बात को कबूल करता है कि हाँ, मैंने इस औरत के साथ रेप किया है। एक बार नहीं, कई बार रेप किए हैं। मैंने इसके साथ बड़े मज़े लिए हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में जज के सामने ये बात कहना बड़ी हिम्मत की बात है। इसके आगे वह लड़का कहता है कि हाँ, मैंने इसके साथ रेप किया है। यदि एक हिंदुस्तानी आदमी को एक सऊदी औरत मिल जाए तो उसके मज़े के ठिकाने ही नहीं रहते। जज साहब, आप मुझे फांसी पर चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस औरत के साथ बड़े मज़े लिए हैं। दोस्तों, ये बात वह लड़का जज साहब से कहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है सऊदी अरब में बलात्कार की सज़ा क्या है? दोस्तों, सऊदी अरब में बलात्कारी को चौराहे पर गाड़ करके जनता के हाथ में चारों तरफ से पत्थर दे दिए जाते हैं और तब तक उसके ऊपर पत्थर फेंकते रहते हैं जब तक कि उस बलात्कारी का, रेपिस्ट का दम ना निकल जाए। दोस्तों, सऊदी अरब में मौत के बदले मौत ही मिलती है। वहाँ पर इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ करतार चौधरी और आज आपको हिंदुस्तानी संस्कृति में सऊदी अरब की एक ऐसी हैरान और परेशान करने वाली स्टोरी, अजीबोगरीब कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप कहेंगे कि वाकई आज आपने क्या कहानी सुनाई है। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर दे। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही बड़ा कीमती है। दोस्तों, आपका एक लाइक मैं मानूंगा कि आपने मुझे दान दिया है। चलिए कहानी की विस्तार के साथ। दोस्तों, उस लड़के का नाम मिराज आलम था और मिराज आलम राजस्थान के अजमेर ज़िले के एक गांव का रहने वाला था। जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी ने उसे पसंद नहीं किया। उसकी बीवी का कहना था कि ये मिराज नाम का जो लड़का है ये तो नामर्द है, बच्चा पैदा करने की इसके अंदर क्षमता नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती। दोस्तों, कहा जाता है कि औरत अपने पति के साथ या किसी भी मर्द के साथ रह सकती है किंतु नामर्द के साथ नहीं रहती। औरत महलों में ना रह कर के झोंपड़ी में रह सकती है पर नामर्द के साथ नहीं रहती, क्योंकि दोस्तों उसके साथ उसकी उमंगें, उसकी भावनाएं हर रोज़ जवान होती थी। लेकिन ये लड़का उसको संतुष्ट नहीं कर पाता था, यानी कि ये मिराज उसको संतुष्ट नहीं कर पाता था। दोस्तों, ये बात वो महिला कहती थी और महिला को मिराज पसंद नहीं था और मिराज पर वो इल्ज़ाम लगाती थी कि नामर्द है। इसके बाद उन दोनों में तलाक हो जाता है और तलाक के बाद तलाक की वजह लोगों के सामने आती है तो लोग मिराज को नामर्द कहने लगते हैं और तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। इससे मिराज बेइज्जती फील करता है और फिर भी वह जैसे तैसे करके अपनी इस बेइज्जती को एक्सेप्ट करता है और बर्दाश्त करता है। इसके बाद दोस्तों वह सऊदी अरब में जाने के बारे में सोचता है, साथ ही वह एक हकीम से अपना इलाज भी करवाता है। दोस्तों, हकीम उससे कुछ जड़ी बूटियाँ देता है और कहता है कि 1 महीने की दवाई देने के बाद इसके बाद आज आप वापस आकर के चेक करवा लेना, आप 1 महीने के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। इसी दौरान दोस्तों उसका वीज़ा भी बन जाता है और उसका एजेंट उसे सऊदी अरब में ले जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस एजेंट के थ्रू वो गया था उस एजेंट ने उसके साथ धोखा किया और सऊदी अरब में जिस काम के लिए उस लड़के को वह एजेंट लेकर के गया था मिराज को, वह काम तो उसे मिला नहीं और सऊदी अरब में मिराज को एक ऐसा काम मिला जिसमें उसे 20-20 घंटे काम करना पड़ता था। 2-4 घंटे बड़ी मुश्किल से उसे आराम के लिए मिलते थे और यहाँ तक कि उसे भोजन भी समय पर नहीं मिलता था और अगर पैसों की बात करें तो उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। दोस्तों, और वो भी ज़बरदस्ती वह काम मिराज से करवाया जाता था। दोस्तों, एक दिन मिराज वहाँ से भाग निकला और कोई दूसरा काम तलाशने लगा। इसी दौरान उसे कोई दूसरा शेख अरबी मिल गया और उस अरबी से मिराज की मुलाकात होती है। उस अरबी के यहाँ कुछ जानवर, गाय भैंस बकरियाँ थी जिससे वह खरीदने बेचने का काम करता था। उसके पास गाड़ी भी थी जिसे ड्राइवर की तलाश थी। दोनों के बीच में जब मुलाकात हुई तो हिंदुस्तानी लड़का मिराज आलम उसे अपनी मजबूरी सुनाता है और बताता है कि मेरे सामने इस तरह की मजबूरी है, मैं घर से यहाँ पर अच्छी नौकरी के लिए आया था लेकिन मेरे एजेंट ने मेरे साथ में धोखा किया है और यहाँ पर मुझे एक ऐसे काम में डाल दिया है जहाँ मुझे 20-20 घंटे काम करने को मिलते हैं लेकिन खाने को बहुत ही कम मिलता है। वहाँ से मैं भाग निकला हूँ और किसी तरीके से यहाँ पर रह रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। अगर आप चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। उसने कहा कि
तुम परेशान हो और मुझे ऐसा ही काम करने वाले एक लड़के की आवश्यकता थी। मैं जानवरों को बेचने का काम करता हूँ। गाड़ी के लिए मुझे ड्राइवर की आवश्यकता है। यदि तुम चाहो तो मेरे पास नौकरी पर रह सकते हो। टाइम टू टाइम तुम्हें काम करना होगा और भोजन भी समय पर मिलेगा और आपको अच्छी सैलरी भी दूंगा। दोस्तों, मिराज-आलम बड़ा खुश हुआ और वह उस सऊदी के यहाँ नौकरी करने लगा। वह सऊदी एक अलग जगह उसको क्वार्टर देता है जहाँ पर वह लड़का रहता है। दोस्तों, उसका काम देख कर के वह सऊदी बड़ा इम्प्रेस होता है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ उसने काम किया। उसके बाद उसने कहा कि दोस्त, अगर तू मेरे साथ इसी तरह काम करता है तो मैं तुम्हें सैलरी तो दूंगा ही दूंगा, साथ में अपने इस मुनाफे में से कुछ परसेंट भी दूंगा, क्योंकि तेरे आने के बाद में मुझे बहुत ही अधिक मुनाफा हुआ है। लेकिन तुम्हें अपना काम ईमानदारी के साथ करना होगा। दोस्तों, इसके बाद क्या है, मिराज-आलम बड़ी ईमानदारी के साथ काम करता रहता है और काफ़ी दिन तक काम करने के बाद में सऊदी के पास में ही अपने पैसे वो जमा करवाता। दोस्तों, जो मिराज-आलम था वह जल्दबाजी में सऊदी अरब गया था अपनी बेइज्जती से निजात पाने के लिए। दोस्तों, इसी चक्कर में वह भारत के किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा पाया और अपनी जितनी भी सैलरी थी, जितने भी पैसे थे, वह उसी सऊदी अरब के उस सऊदी के घर पर ही जमा करा देता था। और जब उसके आने का टाइम हुआ तो वह उस सऊदी से कहने लगा कि अब मैं वापस घर जाऊँगा और वहीं पर ही घर बस बना कर के अच्छी ज़िंदगी गुजारूँगा, आप मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि ये जो सऊदी के लोग हैं बड़े ईमानदार होते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ बेईमान भी होते हैं। इसी तरह के लोग होते हैं। उस सऊदी के पास वो अपना पैसा जमा कराता रहता था। दोस्तों, सऊदी जब उसके पैसों का हिसाब लगाता है तो वो एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है और ये देख कर के उस सऊदी के मन में, उसकी नीयत में खोट आ जाता है और वह उसे वापस पैसा नहीं देना चाहता। इसलिए वह टालता रहता है कि अगले महीने दूंगा, अगले महीने दूंगा। ऐसे ही करके वह 4-5 महीने निकाल देता है और उसके बाद में जब मिराज ज़ोर लगाता है कि आप मुझे मेरे पैसे दो, मुझे यहाँ से जाना है, तो दोस्तों वह एक प्लान बनाता है कि कैसे इस लड़के को निपटाए, कैसे इस भारतीय लड़के को निपटाए ताकि है मेरे से पैसा भी न मांगे और यहाँ से चला भी जाए। दोस्तों, तब तक वह लड़का मिराज-आलम अपने शरीर से पूर्ण रूप से तंदुरुस्त हो चुका था। उसकी नामर्दी भी मिट गई थी। दोस्तों, नामर्दी तो नाम की थी, दरअसल बात ये थी वह लड़की को पसंद नहीं था, इसलिए लड़की ने नामर्दी का उसके ऊपर टैग लगा करके खुद उसे तलाक ले लिया। दोस्तों, जब भी मिराज उस सऊदी से पैसा मांगता तो उसे बार बार टाल रहा था, इसलिए मिराज-आलम समझ गया कि सऊदी मुझे पैसा नहीं देना चाहता। इसलिए दोनों में आनाकानी बढ़ गई और दोनों में काफ़ी खींचतान होने लगी। दोस्तों, इसी तरह एक दिन वह सऊदी कफील मिराज-आलम के पास आता है और बड़े प्यार से कहता है कि यार, जो तेरा पैसा था वह मैंने कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया है और वो पैसा मैं तुम्हें कारोबार के साथ साथ उसमें मुनाफा भी दूंगा, उसका हिस्सा भी दूंगा, इसका इंतज़ार करना होगा। तो ऐसा कर, जो क्वार्टर वहाँ पर है वह उस क्वार्टर को छोड़ करके तू मेरे घर पर रहने लग जा। मेरे घर में एक अलग कमरा है, अलग से वहाँ पर रहने लग। अपनी भाभी जी, जो मेरी बीबी है, उसको भी ज़रा मार्केट लेकर के चला जाया करना, घर का कुछ काम भी कर लिया करना। इस तरह से उसको फंसाया गया और वो उनकी चाल नहीं समझ पाया। अब मिराज-आलम उस अरबी कफील शेख, जो उस आदमी की बीवी को एक दिन सेट किया, एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने घर में एक फंक्शन रखा। दोस्तों, ये फंक्शन मिराज-आलम को फंसाने के लिए था। एक छोटा सा फंक्शन रखते, उस फंक्शन के लिए उस फंक्शन के लिए मिराज से उसकी बीवी बुलाती है और कहती है कि मुझे कुछ सामान ला कर के दो। दोस्तों, वह अरबी शेख इतना तेज़ था, उसने अपने कुछ यार दोस्तों को भी घर पर बुलाया और एक प्लानिंग के तहत उसको सारी बात समझाती। आलम अपने कमरे में चला जाता है। वह सामान ला कर के उस कफील की पत्नी को सौंप करके वहाँ से वापस फिर से अपने कमरे में चला जाता है। कुछ ही देर बाद 2-3 अरबी लोग आते हैं उनके कमरे में और उस भारतीय बच्चे को लात घुसे मारते हैं। वह कमरा खोल देता है, उसको मारने पीटने लगते हैं। उसने कहा कि मुझे आप क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मारा जा रहा है, मेरी क्या खता है? तो उन्होंने कहा कि तूने अपने कलीग की बीबी के साथ बदतमीजी की है, उसको पकड़ने की कोशिश की है। वो रो रही है और कह रही है कि तुमने उसे सामान देने के बहाने उसका हाथ पकड़ा है, उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करने का, अर्थात बलात्कार करने का प्रयास किया है। ये सुनने के बाद मिराज-आलम अच्छी तरह से समझ गया कि मामला है क्या, ये षड्यंत्र में उसे रचाया फंसाया गया है। दोस्तों, पुलिस में इसकी रिपोर्ट कराई जाती है और मिराज-आलम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे जेल में डाल दिया जाता है। वह जेल में चला गया और अपनी सफाई में उसने कुछ भी नहीं कहा।
जेल जाने के बाद, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर कानून ऐसे है कि वहाँ पर बहुत ही जल्द कोर्ट फैसला कर देता है। भारत की तरह वहाँ पर सालों साल फैसले नहीं चलते। वहाँ पर हिंदुस्तान की तरह कोई भी केस पेंडिंग नहीं रहते। जब उस लड़के का केस सऊदी अरब में चलता है, जज कोर्ट में बैठता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि तुमने अपने कफील यानी कि अरबी के पास, जिसके पास तुम रहते हो, जिसके साथ तुम बिजनेस करते हो और जिसने तुम्हें अपने घर पर रखा, तुम्हें जगह दी, तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया, भरोसा किया, तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुमने उसी की बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की, तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है। इसकी सज़ा तुम जानते हो। अगर तुम्हारे ऊपर ये जुर्म साबित हो जाता है तो तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। यहाँ माफ़ी नहीं है। दोस्तों, मेरा जालम क्या करता? कुछ नहीं कहता, अपनी सफाई में खामोश खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। अदालत की कार्रवाई होती है। उसकी पत्नी से पूछा जाता है, अब उस कफील की बताओ, उस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया? दोस्तों, क्योंकि वह उसकी पत्नी थी जो एक शरीफ थी, किंतु अपने शेख अरबी पति के बहकाए जाने के कारण, उसके दबाव के कारण अदालत में बयान देती है और बयान देते समय उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी ज़बान भी उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैंने इस लड़की से सामान मंगवाया और जब इसने मुझे सामान लाकर दिया तो घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी, तो मुझे इसने पकड़ लिया और मेरे साथ क्या पता क्या ही करने की कोशिश की। जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तब ये मुझे वहाँ पर छोड़ कर के चला गया और ये वहाँ से मुझे बड़ी मुश्किल से छोड़ कर के भागा। और इसी बीच इसने मुझे गालों और इसी बीच इसने मुझे मेरे गालों पर चूमने की कोशिश की और इसने मुझे हवस भरी नज़रों से देखा कि मेरे साथ पता नहीं क्या करना चाहता था। अपनी बात जब उसने पूरी की तो उस कफील से भी पूछा गया कि दोस्तों, जब उस कफील से पूछा जाता है तो वह भी यही कहता है कि मैं इस लड़के को इतना शरीफ समझता था, मैंने इसे अपने घर में जगह दी, लेकिन इसने तो मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। जज साहब, आप इसको मौत की सज़ा से कम सज़ा मत दीजिए, ताकि आगे से कोई भी भारतीय हिंदुस्तानी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सके। दोस्तों, सबकी बात कोर्ट में सुनी गई और महराज आलम ने कुछ भी नहीं कहा। उस दिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया और उसके लिए अगले दिन की तारीख तय की गई और महराज आलम को वापस जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अगली तारीख दे दी जाती है। इस मुकदमे का फैसला जो होगा वह अगली तारीख पर होगा। महराज जब जेल की उस बैरक में जाता है जहाँ पर वह कैद था, तो उसे वहाँ पर एक कैदी और था। जब वह उस कैदी से मिलता है तो वह कैदी महराज से पूछता है कि भाई, तुम्हें किस जुर्म में सज़ा हुई है? तो महराज आलम पूरी बात सच सच में बताता है कि मेरे साथ में एक अरबी के चक्कर में आ गया और अरबी के चंगुल में फंस गया और अपनी 6 साल की कमाई भी उसके पास है। उसी कमाई के चक्कर में अरबी ने मुझे रेप के केस में फंसा दिया और मेरे ऊपर अपनी बीवी से इल्ज़ाम लगवा दिया कि मैंने उनके साथ रेप करने की कोशिश की है। और सऊदी के अंदर रेप की सज़ा बड़ी संगीन जुर्म है और इसकी सज़ा मौत है। दोस्तों, ये बात जब वह दूसरा कैदी सुनता है तो समझता है और बड़ा खुद को दुखी महसूस करता है। इसके बाद में वह महराज आलम को कुछ कान में फुसफुसा कर कहता है कि तुम ऐसा करना शायद तुम्हारी किस्मत में बचना हो तो तुम बच जाओ। अगर ये तुक्का कोर्ट में बैठ जाए तो बैठ ही जाए, वरना तुम्हें मरना तो है ही। दोस्तों, इसके बाद में अगली तारीख को वह फिर से कोर्ट में जाता है और महराज से एक बार फिर अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया जाता है कि सज़ा से पहले हम तुमसे एक बार फिर पूछते हैं कि किस वजह से, किस मजबूरी में और किस इरादे से इस औरत के ऊपर तुमने हमला किया। दोस्तों, महराज वहाँ पर उस दिन बोलता है, वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि जज साहब, कैसी बात कर रहे हो? कोशिश की है? जज साहब, इस औरत के साथ मैंने कोशिश ही नहीं की है, कई बार संबंध बनाए हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है मुझे इस सऊदी औरत के साथ संबंध बनाने में। और ये औरत पता नहीं क्यों अपने पति के डर से, किसी वजह से इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। मैंने इसकी मर्ज़ी से इसके साथ कई बार संबंध बनाए हैं। जब ये सऊदी घर पर नहीं रहता है, जब ये मेरा कफील घर पर नहीं रहता है, तो उसकी ये बीवी, ये औरत नंगी होकर के मेरे कमरे में आ जाती है और अपने कपड़े उतार देती है। तो फिर मैं क्या करता? और ये मुझसे कहती है कि मेरा सऊदी पति नामर्द है, उससे कुछ भी नहीं होता। तुम हिंदुस्तानी लड़की 25 साल के हो, तुम्हें बहुत जोश है, इसलिए तुम मेरे साथ में ये गलत काम करो। तो मैं उसके साथ में ये गलत काम करता और मुझे बड़ा मज़ा आता। दोस्तों, ये बातें जब हुई तो हिंदुस्तानी लड़का महराज आलम बड़ी हिम्मत के साथ कह रहा था, उसको पता था
कि मरना तो है, लेकिन जो उसके दोस्त ने उस बैरक में जो उसका दोस्त बन गया था उसने जो बातें बताई है, अगर ये तुक्का बैठ गया और तीर निशाने पर लग गया तो हो सकता है कि मुझे माफ़ी मिल जाए। बस ये सुनकर जज साहब गुस्से में लाल हो गया। लड़का कैसी गंदी वाहियात बातें कर रहा है। दोस्तों, बात जब वह कह रहा था तो औरत, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है, इतनी शरीफ थी, नेक औरत थी, लेकिन वह अपने पति के दबाव में ये इल्ज़ाम उस लड़के पर लगा रही थी। लेकिन अब वो औरत लगभग गलत साबित करना चाहती थी और वो तीर निशाने पर मारा था। वो औरत अपने कानों पर हाथ रख लेती है और मिराज आलम की वह झूठी बात सुन नहीं पाती है और कहती है, खुदा के वास्ते चुप करो, ऐसी बातें बंद करो। जज साहब, ये लड़का झूठ बोल रहा है। गुस्से में आकर के वो औरत कहती है कि जज साहब, ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसने कभी मेरे साथ कोई काम नहीं किया है, मैंने इसके साथ कोई भी गंदा काम नहीं किया है, ना ही इसने मेरे साथ कोई गंदा काम किया है। ये झूठ बोल रहा है, मैंने कभी इसके साथ संबंध नहीं बनाए हैं, मैंने कभी इसके साथ नाजायज़ रिश्ता कायम नहीं किया है, यह झूठ बोल रहा है। तो फिर वह लड़का कहता है, ये झूठ है और ये सच है, सच तो बताओ। फिर वह बात सच है जो मैंने तुम्हारे साथ उस दिन ज़बरदस्ती की, जो बदतमीजी की, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ रेप और बलात्कार करने की कोशिश की, क्या यह सच है? तो वह औरत तिल मिलाकर के कहती है कि जज साहब, ये बात भी सच नहीं है, मैं आज तुमसे हकीकत सच्चाई बताती हूँ। मेरे पति ने मुझे मजबूर किया था, इस भारतीय लड़के के पैसे हमारे ऊपर थे और मेरा पति वह पैसे वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे ये गलत बयान देने पर मजबूर किया गया। दोस्तों, जब ये सुनता है तो उस औरत की बात सुनने के बाद और फिर उस कफिल से पूछता है कि सच्ची बात बता दो, वरना अब तुम्हें सज़ा देने का नंबर है। तो वह भी बिल्कुल सच बता देता है कि ये हिंदुस्तानी लड़का बेकसूर है। उसके बाद उस जज हिंदुस्तानी लड़के को अपने पास बुलाता है, उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है कि आज तुमने अपनी अक्लमंदी से, अपनी अक्ल को काम में लेने की वजह से अपनी जान बचा ली, वरना अगर यह तुम्हारे खिलाफ बयान देते रहते तो तुम अपनी सफाई में कुछ भी कहते रहते तो शायद तुम्हारी जान ना बचती और मैं एक गुनहगार को फांसी के फंदे पर या कुछ भी ऐसी सज़ा दे देता। दोस्तों, कहने का मतलब है कि एक बेगुनाहगार को एक ऐसी सज़ा दे देता। फिर उस लड़के के कफील से सारे पैसे उस कोर्ट ने वापस दिलवाए। उनको 2 साल तक, उस औरत को भी और उस अरबी कफील को भी और शेख को भी 2-2 साल की सज़ा हुई और वह पैसे नहीं दिलवाए जज ने, बल्कि इन्वेस्ट किया गया पैसे भी वापस करवाए और उसमें से जो मुनाफा हुआ उसका 50% हिस्सा भी इस लड़के को इसी कोर्ट ने उस कफिल से वापस दिलवाए। इसके बाद वह पैसे लेकर हिंदुस्तानी लड़का राजस्थान के अजमेर के गांव में, यानी जो अजमेर के पास अपना गांव है, वहां पर वापस आ जाता है और मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक करिए। दोस्तों, हमारी आवाज़ कुछ ठीक नहीं थी, अगली बार बिल्कुल ठीक आवाज़ में वीडियो आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हमें लाइक की और सब्सक्राइब की बहुत ही ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़।